हाय दोस्तों, स्टडी विद आंसू में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक संज्ञा के विषय में बताएंगे। इससे पहले हम शब्द के विषय में बता चुके थे। अब हम संज्ञा के विषय में बताएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा जाति। किसी वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ, पर इसका अर्थ क्या? संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा अर्थ, किसी वस्तु या नाम, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ये तो परिभाषा है कि व्याकरण के अनुसार किसी वस्तु या नाम, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। या किसी वस्तु के नाम को, जाति के नाम को, भाव के नाम को या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्याकरण के नियम को छोड़कर व्यवहारिक रूप से कहें, संसार में कोई भी वस्तु है जिसका कोई निश्चित नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। या संसार में कोई भी वस्तु है जिसका कोई निश्चित नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। या तो व्याकरण के आधार पर हो गई परिभाषा, या व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु या नाम या भाव या पदार्थ या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद संसार में कोई भी वस्तु है जिसका कोई निश्चित नाम है, इसे नाम से पुकारते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो गई। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। पहले तो संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है संज्ञा के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। संज्ञा के प्रकार को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक है अर्थ के आधार पर संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के इसके तो तीन प्रकार होते हैं। जैसे पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार तीन होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, संज्ञा, तीसरा है भाववाचक। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर सबसे पहले हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, उसमें तीन भाग होते हैं। इसके दो भाग बढ़ जाते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। इसको 5 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक,
भाववाचक। चौथा हो गया पदार्थवाचक। पांचवा हो गया समूहवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्वेश्चन यहाँ से पहुँचता है। क्वेश्चन ईपीटेट, सीटेट, अदर एग्जाम यहाँ से पूछता है। बल्कि ये पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ये पूछ सकता है और कुछ नहीं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: जात, एक भाव, एक जात के आधार पर एक व्यक्ति, एक भाव। 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्ति, जाति, भाव। और अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। सबसे पहले हो गया व्यक्तिवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, एक निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, बल्कि उनके समूह, जाति और भाव के आधार पर बोध नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, संपूर्ण समूह या जाति का बोध नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा। अगर यहाँ पर हम गंगा हो गया रमेश व्यक्ति का नाम है, रमेश हो गया, ठीक है। इसके बाद में सुरेश, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे कहेंगे। जैसे गंगा है तो गंगा एक नदी का नाम है, तो एक ही नदी गंगा। अगर हम नदी कह देंगे तो वो जाति के अंतर्गत आएगी। नदी, सभी नदी उसके अंतर्गत आ जाती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे गोमती, चाहे घाघरा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सोन नदी हो,
समस्त नदियाँ नदी के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर हम नदी कहेंगे, नदी, तो नदियों के अंतर्गत गंगा भी आती है, यमुना भी आती है, और सोन भी आती है, और ब्रह्मपुत्रा भी आती है। समस्त नदियाँ नदी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है। हमें व्यक्तिवाचक बताना है, व्यक्तिवाचक पढ़ रहे हैं, तो गंगा एक व्यक्ति का नाम हो सकता है और एक नदी का नाम है, और रमेश एक व्यक्ति का नाम है। ऐसा नहीं कि समस्त एक रमेश एक जाति का पौध हो, ऐसा नहीं हो सकता कि रमेश एक व्यक्ति का नाम है। सुरेश एक व्यक्ति का नाम है। हिमालय, हिमालय पर्वत है, उसमें एक पर्वत का बोध होता है, ऐसा नहीं कि समस्त पर्वत हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमालय, हिमालय। आगरा, आगरा एक शहर का नाम है, ऐसा नहीं कि आगरा के अंतर्गत समस्त शहर आ जाते हैं, नहीं, बल्कि आगरा एक शहर का नाम है। दिल्ली, प्रयागराज, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है स्टेट जूनियर। अच्छा, आगरा कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आगरा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। आगरा, आगरा कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आगरा के अंतर्गत आती है। और दूसरा हो गया, और हाँ चलो इसके बाद में और क्या बोलते हैं, दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों आज थोड़ा क्लास करेंगे, क्यों आज हमारी तबीयत सही नहीं है। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो समस्त जाति का बोध कराता है या करती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा वह शब्द जो एक जात का बोध न कराकर समस्त जाति का बोध कराता है या कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ, ये सब व्यक्तिवाचक के अंदर। नदी, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये व्यक्तिवाचक है। सरस्वती व्यक्तिवाचक है, घाघरा व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। सुरेश व्यक्तिवाचक है।